देखिए बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि टेंशन क्या होता है या टेंशन किसको कहा जाता है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, कि जब कोई भी बॉडीज जो होती है वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड होती है तो उनकी एक्सीलेशंस वगैरह क्या होती है, या उनकी एक्सीलेशंस वगैरह को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, अब इसके अंदर हमने टेंशन की डेफिनेशन तो पढ़ ली थी कि टेंशन का मकसद होता है वो फोर्स जो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर पैदा होती है जब स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं या स्ट्रिंग के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेच होने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर एक रिएक्शन की फोर्स पैदा होती है जिसको हम कहते हैं कि ये टेंशन है बेटा। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ जो है वो केसेस होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से डील किया जाता है उनको भी देखेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, इस तरह से आज हम डिस्कस करते हैं बेटा कनेक्टेड मोशन। इसको हम कहते हैं कनेक्टेड मोशन। ठीक है, अब कनेक्टेड मोशन के अंदर बेटा सपोज करें अगर इस तरह से हो कि जो है वो बॉडी हैंगिंग है। ठीक है बेटा, इस तरह से अगर कोई भी बॉडी है जो हैंगिंग वर्टिकली है बेटा, बॉडी हैंगिंग वर्टिकली बेटा, सपोज करें कोई भी बॉडी है बेटा वो वर्टिकली इस तरह से हैंग कर रही है, इस तरह से बेटा। सपोज करें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के अंदर बेटा इस तरह से कोई भी हमने मास एम सस्पेंड किया हुआ है बेटा। ठीक है, जब ये मास इस तरह से सस्पेंड करते हैं बेटा तो ये इसका वेट इसको डाउनवर्ड लगता है और वेट की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रेचनेस पैदा होती है जिसको हम कहते हैं टेंशन बेटा। अब इस कंडीशन के अंदर जब कोई भी बॉडी इस तरह से हैंगिंग पोजीशन के अंदर है तो इस कंडीशन के अंदर वेट और टेंशन बराबर होते हैं। तो बेटा वेट और टेंशन एक दूसरे के इक्वल होते हैं जब कोई भी बॉडी इस तरह से किसी भी स्ट्रिंग के साथ अटैच है और वो हैंगिंग वर्टिकल पोजीशन के अंदर है। तो इस कंडीशन के अंदर कहेंगे कि अगर बॉडी स्टेशनरी है, इफ बॉडी इज स्टेशनरी, अगर बॉडी स्टेशनरी है और बॉडी is moving up down with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर अगर आप इसको ले जाएं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसको सपोज करें इस तरह से, ये सपोज करें कि बॉडी हैंगिंग वर्टिकली इस तरह से और इसके ऊपर अगर कोई भी बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है या कोई भी बॉडी इस तरह से डाउनवर्ड मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है या इसकी वेलोसिटी जो है बेटा डाउनवर्ड है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इसके अंदर वेलोसिटी 0 है बेटा, तो इस कंडीशन के अंदर बेटा जो वेट होता है उसकी वजह से जो टेंशन पैदा होता है, ठीक है ना, वो वेट के बराबर होता है। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर वेट और टेंशन बराबर होते हैं जब कोई भी बॉडी स्ट्रिंग के साथ अटैच हो और वो स्टेशनरी हो या वो स्ट्रिंग अपवर्ड मूव कर रहा हो या वो स्ट्रिंग डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम कहेंगे कि इसके अंदर वेट बराबर होता है टेंशन के। तो आप कह सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू
टेंशन, ठीक है। और टेंशन को हम लिखते हैं टी से, या आप ये भी कह सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इसका केस। अब इस टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? देखिए बेटा, टेंशन का कोई फिक्स डायरेक्शन हम नहीं कर सकते, कि आप ये नहीं कह सकते कि ये टेंशन का डायरेक्शन अपवर्ड है या टेंशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। टेंशन का डायरेक्शन डिपेंड करता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप उसको चेक कर रहे हो, कि आप किस पॉइंट पे इसको चेक कर रहे हो। तो ये पॉइंट पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन जो होता है वो डिपेंड करता है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है। देखिए बेटा, अगर आप अपने दोनों हाथों के अंदर कोई धागा लेके या रस्सी लेके इस तरह से खींचेंगे बेटा, जब आप इस तरह से खींचोगे तो इस फिंगर के ऊपर फोर्स आपको इस तरफ लगेगी और इस फिंगर के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी। तो बेटा इस पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन ये होगा और इस हाथ पे टेंशन का डायरेक्शन ये होगा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा, कि आप देख सकते हैं बेटा ये वेट है, ये वेट जब इस मास को नीचे पुल करेगा, तो अगर हम देखेंगे बेटा कि ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको नीचे फोर्स लग रही होगी टेंशन की, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको क्या लग रही होगी, ऊपर लग रही होगी। तो इस कंडीशन के अंदर आप कहोगे कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का डायरेक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? वो डिपेंड करता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम इसको चेक कर रहे हैं। इस स्ट्रिंग के अंदर हर पॉइंट पे टेंशन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो टेंशन का डायरेक्शन होता है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। तो आप लिख सकते हैं बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन in a string is equal at every point, but its direction is determined by position of point, कि किस पॉइंट पे आप इसका टेंशन का डायरेक्शन देखते हो, तो उस पॉइंट के ऊपर आप टेंशन का जो है वो डायरेक्शन देखोगे कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है। तो ये हो गई बेटा पहली चीज इसकी। अब दूसरी हम करते हैं बेटा। अब दूसरा टेंशन का केस ये होता है बेटा कि बॉडीज कनेक्टेड, ठीक है, बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग हैंगिंग वर्टिकली। बेटा इस तरह से अगर कोई भी दो बॉडीज हैं वो इस तरह से स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं, और अगर वो दोनों या तीन हो या चार हो, कितनी भी हो, अगर वो वर्टिकली हैंगिंग कर रही है। अब इसके अंदर ये जो केस होता है वो इस तरह से पुली वाला केस होता है, कि अगर हम इस तरह से देखें कि एक पुली है, उस पुली के ऊपर से हम स्ट्रिंग जो होता है वो पास करवाते हैं और उसके अंदर बॉडीज को वर्टिकली हैंगिंग करने की जो है वो पोजीशन में हम छोड़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा? तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि सपोज करें बेटा कि हमारे पास इस तरह से एक पुली है बेटा, इस तरह से हमारे पास बेटा एक इस तरह से पुली होती है, ठीक है बेटा, एक इस तरह से पुली होती है और उससे
एक स्ट्रिंग इस तरह से पास हो रहा है बेटा। अब इसके अंदर हम दो मासेस कनेक्ट करते हैं बेटा। इस तरह से सपोज करें कि हम दो मासेस इस तरह से इसके साथ कनेक्ट करते हैं बेटा। अब इसकी बेटा एक दो अजम्पशंस होती है। एक अजम्पशन ये होती है कि ये पुल्ली जो होती है ये वेटलेस है और फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये जो पुल्ली होती है बेटा इज वेटलेस और फ्रिक्शनलेस है बेटा। वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस है बेटा। ये पुल्ली वेटलेस भी है और फ्रिक्शनलेस भी है। और दूसरी बात बेटा कि इसके अंदर एक मास m1 होता है और दूसरा मास m2 होता है। अब किस मास को m1 कहा जाता है और किस मास को m2 कहा जाता है? तो बेटा इसके अंदर याद रखिएगा कि जो हेवी मास होता है वो m1 कहलाएगा और जो लाइट ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास कम होता है उसको हम m2 कहते हैं। तो आप इसके अंदर कह सकते हैं बेटा कि m1 जो होगा हेवी मास is m1 and light mass is m2 बेटा। ये इसके अंदर फिक्स चीजें होती है बेटा। सपोज करें बेटा कि अगर ये बॉडी है, ये बॉडी अगर हेवी है इसको m1 कह दें, इसको आप m2 कह दें। बाकी ए और बी आप किसी को भी कह सकते हैं, इसको ए कह ले, इसको बी कह ले, या इसको ए कह ले, इसको बी कह ले। ए बी कोई भी हो सकता है, लेकिन m1 और m2 जो होते हैं वो फिक्स होते हैं इसके अंदर। आप इसको कर ले बेटा बॉडी ए और इसको कर ले आप बॉडी बी, इस तरह से। ठीक है, तो बेटा ये दो चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है कि हम इसके ऊपर जो भी फार्मूले ड्राइव करेंगे वो फार्मूले उसी सूरत में एप्लीकेबल होंगे जब पुल्ली वेटलेस होगी और फ्रिक्शनलेस होगी। मीन्स उसके अंदर उसका वेट बहुत ही थोड़ा होगा और उसकी फ्रिक्शन भी जो होगी वो बहुत ही थोड़ी होगी, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इसके ऊपर बेटा दो वेट्स एक्ट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर एक वेट होगा बेटा हमारे पास वेट W1 डाउनवर्ड है और वेट W2 भी डाउनवर्ड है। इन दोनों वेट्स की वजह से बेटा ये वेट भी डाउनवर्ड है, ये वेट भी डाउनवर्ड है। दोनों की वजह से बेटा इसके अंदर टेंशन पैदा होगा बेटा। इसके अंदर आप कह लें कि यहाँ पे टेंशन इस तरह से है और इसके अंदर आप कह लें कि ये टेंशन इस तरह से। ठीक है बेटा, इसके अंदर टेंशन पैदा होता है, दोनों की वजह से टेंशन होता है। अब अगर आप इसके बॉडी के ऊपर देखें तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है वो दो फोर्सेस लग रही है। वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है। ठीक है, अब हमने इन दोनों के, इस बॉडी के ऊपर भी ऐसे ही है, इसके ऊपर भी वेट लग रहा है, टेंशन लग रहा है। जाहिर सी बात है एक बॉडी हेवी होगी और एक बॉडी लाइट है। हम पढ़ रहे हैं न्यूटन के लॉस को, ये न्यूटन के लॉ का हिस्सा है। ठीक है, आप ये नहीं समझिएगा कि ये न्यूटन के लॉ से कोई अलग टॉपिक है। ये न्यूटन के लॉ का हिस्सा ही है जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जब दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड होती है तो उनकी एक्सीलेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ का हिस्सा है। कि ये सेकंड लॉ का एक स्पेशल केस है कि सेकंड लॉ कहता है जब आप नेट फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो इसमें आपको बताया गया है कि जब इस तरह से बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं तो उनके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो बेटा देखें, अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एक्सीलेशन कितनी पैदा होती है या इसके अंदर एक्सीलेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। ठीक है, तो आप इसको इस सेंस में देखेंगे। बेटा देखें, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है,
इसके ऊपर भी दो फोर्सेस लग रही है। तो आप नेट फोर्स को कैलकुलेट करोगे बेटा, आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कि फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बेटा, बॉडी ए के ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है बेटा। जाहिर सी बात है बेटा, ये जो है ये बड़ा मास है तो ये नीचे एक्सीलेट करेगा, और ये छोटा मास है तो ऊपर एक्सीलेट करेगा। बेटा लॉजिकल बात है कि एक साइड पे वेट ज्यादा है तो ये नीचे एक्सीलेट करेगा, और दूसरी साइड पे अगर वेट कम है तो ये साइड ऊपर एक्सीलेट करेगी। तो आप कहोगे कि दोनों के अंदर एक्सीलेशन पैदा होगी इस तरह से, इसके अंदर एक्सीलेशन ये पैदा होगी और इसके अंदर एक्सीलेशन ये पैदा होगी। दोनों बॉडीज कनेक्टेड है, दोनों के अंदर सेम एक्सीलेशन पैदा होगी, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था न्यूटन के लॉ के अंदर कि जब दोनों बॉडीज आपस में कनेक्टेड होती है तो ये एक सिंगल बॉडी कंसीडर की जाती है। तो नेट फोर्स हो जाएगी बेटा इसके अंदर, नेट फोर्स हो जाएगी इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन। बेटा मैं इसको लंबा नहीं कर रहा इक्वेशंस को, वेट बड़ा है टेंशन छोटा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये नीचे एक्सीलेट करता है, नीचे एक्सीलेट करेगा मींस नेट फोर्स नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ बड़ी फोर्स है और ऊपर की तरफ छोटी फोर्स है, मींस वेट बड़ा है और टेंशन क्या है बेटा, छोटा है। तो आप इसको कर सकते हैं बेटा m1g माइनस टेंशन। तो ये हो गया बेटा आपके पास नेट फोर्स जो होती है बेटा वो हो जाएगी m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टेंशन। बेटा ये हो जाएगी इक्वेशन 1 बेटा। मैं सिर्फ एक इक्वेशन को ड्राइव करता हूं, बाकी केसेस की इक्वेशंस को ड्राइव नहीं करूंगा, ताकि आपको बेसिक प्रोसेस पता चले कि आप इक्वेशन को कैसे ड्राइव करोगे। तो ये हो गई बेटा आपके पास इक्वेशन 1 बेटा। अब आप देखोगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी बेटा, नेट एक्टिंग ऑन बॉडी बी बेटा, एक्टिंग ऑन बॉडी बी बेटा। इस तरह से अगर बॉडी बी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करोगे बेटा, कैलकुलेट करोगे, तो नेट फोर्स बॉडी बी के ऊपर हो जाएगी बेटा, ये अगर नीचे एक्सीलेट करेगी तो ये ऊपर एक्सीलेट करेगी बेटा, और इन दोनों की एक्सीलेशंस क्या होंगी, सेम, क्योंकि कनेक्टेड है। ये ऊपर एक्सीलेट करेगी तो इसका मकसद है टेंशन बड़ा है और वेट छोटा है। टेंशन इसलिए बड़ा है बेटा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि एक्सीलेशन अपवर्ड है, टेंशन ग्रेटर देन वेट 2 होता है, और इस कंडीशन के अंदर टेंशन लेस देन वेट बेटा 1 होता है। ठीक है, इसके अंदर टेंशन कम है, और इन दोनों के अंदर एक्सीलेशन जो होती है, एक्सीलेशन इज सेम इन बोथ बॉडीज बेटा। दोनों बॉडीज के अंदर एक्सीलेशन जो होती है वो सेम होती है। तो आप इसके बारे में बेटा लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू m2a इज इक्वल टू टेंशन माइनस m2g। ये हो जाएगी इक्वेशन आपकी 2 बेटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बेटा, सिर्फ मैं इसी केस का इसको ड्राइव कर रहा हूं, बाकी केसेस के जो है वो या प्रॉब्लम्स के अंदर भी सेम जो है वो प्रोसेस लगता है कि एक्सीलेशन को कैसे कैलकुलेट करोगे और टेंशन को कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम मैकेनिज्म हर जगह पे इस्तेमाल होता है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास m1a प्लस हो जाएगा आपके पास m2a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा m1g माइनस टेंशन प्लस हो जाएगा आपके पास टेंशन माइनस m2g बेटा। ये कैंसिल हो गया, यहां से आएगा एक्सेलेरेशन कॉमन, और यहां से आ जाएगा बेटा m1 माइनस m2 इंटू जी कॉमन आएगा, और इस साइड का जो m1 प्लस m2 होगा ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बेटा एक्सेलेरेशन का फार्मूला कि आप एक्सीलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। दोनों के अंदर
जो एक्सीलेशन होती है वो सेम होती है। आप दोनों की सेम एक्सीलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके पास एक्सीलेशन। इसमें याद रखिएगा कि कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर माइनस वाला फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर माइनस का फैक्टर आएगा तो जब दोनों मासेस इक्वल होंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और फिर ये चीजें इंफिनिटी तक चली जाएंगी, तो एक्सीलेशन इनफिनाइट नहीं हो सकती। इसलिए डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी इस तरह से जो है वो माइनस का फैक्टर नहीं आएगा बेटा। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से करते हैं बेटा कि अगर बेटा इस तरह से इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करें बेटा, अगर आप बेटा इस तरह से करें कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बेटा अगर डिवाइड करें तो आपको पता है बेटा इक्वेशन 1 होती है m1a और इक्वेशन 2 होती है बेटा m2a। ये हो जाती है बेटा m1g माइनस टेंशन, ये हो जाती है टेंशन माइनस m2g। इस तरह से इक्वेशन होती है बेटा। ए जाएगा बेटा ए में बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m1t माइनस m1 m2g बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m1 m2g माइनस m2t बेटा। इस साइड पे आएगा बेटा टेंशन निकलेगा कॉमन, m1 प्लस m2 बचेगा, उस साइड पे जाएगा बेटा m1 m2 इंटू जी होगा बेटा। मैंने ये इस साइड को इस साइड पे ले आओगे प्लस होगा और टेंशन को कॉमन निकाल लिया बेटा, तो टेंशन हमारे पास हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू 2 m1 m2 इंटू जी अपान आप कर सकते हैं m1 प्लस m2 बेटा। देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर के अंदर निगेटिव फैक्टर नहीं आया, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि बेटा डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी इस तरह से निगेटिव के अंदर फैक्टर नहीं आता। तो ये हो गई बेटा आपके पास टेंशन की इक्वेशन बेटा। अब इसके हम करते हैं बेटा कि स्पेशल केसेस कैसे होते हैं। देखिए बेटा पहला स्पेशल केस है कि अगर दोनों मासेस एक दूसरे के बराबर होते हैं बेटा, कि अगर इस तरह से बेटा पुली के ऊपर दोनों मासेस जब पास करें तो दोनों मासेस m1 और m2 अगर इक्वल हो बेटा, अगर दोनों मासेस इक्वल होंगे जाहिर सी बात है एक्सीलेशन क्या हो जाएगी बेटा, एक्सीलेशन जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों बॉडीज जब इक्वल होती है तो एक्सीलेशन बेटा जीरो होगी। ये एक्सीलेशन का फार्मूला है बेटा, ये एक्सीलेशन का फार्मूला है। इसके अंदर अगर इसकी वैल्यूज को पुट करें बेटा तो इसकी वैल्यूज को आप पुट कर लें यहाँ पे कि एक्सीलेशन हो जाएगी इज इक्वल टू m माइनस m इंटू जी अपान m प्लस m इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा बेटा। और अगर टेंशन आप कैलकुलेट करोगे तो टेंशन हो जाएगा बेटा 2 m स्क्वायर जी अपान हो जाएगा 2 m बेटा, m प्लस m हो जाएगा बेटा। ठीक है 2m हो जाएगा, 2 गया 2 में, एक गया इसमें, इज इक्वल टू बेटा mg। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू mg। m मीन्स वेट ऑफ either बॉडी, कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ either बॉडी बेटा, किसी भी एक बॉडी के वेट के बराबर होगा। ठीक है, दोनों के बराबर नहीं होगा, टेंशन जो होगा वो किसी भी एक बॉडी के वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा कि अगर ऐसे हो कि अगर आपको कहा जाए कि मास m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास m2। ठीक है बेटा, तो अगर ये कहा जाए कि जो बॉडी m1 है इसका मास जो होता है बेटा ये बॉडी 2 से ट्वाइस है,
तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसका एक सोल्यूशन ये होगा बेटा, इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, दो तरह से आप इसके जवाब लिख सकते हैं। इसके अंदर आप एक्सीलेशन इस तरह से ले सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू m1 की जगह पे आप 2m लिखते हैं बेटा, आप इस तरह से लिख दें 2m2 माइनस m2, मीन्स आपने किसकी वैल्यू को रिप्लेस किया है, m1 की वैल्यू को रिप्लेस किया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं रिप्लेस m1 बाय m2, बेटा मैंने m1 की जगह पे m2 लिख दिया, अपान हो जाएगा बेटा m1 प्लस m2, बेटा m1 की जगह पे 2m2 प्लस m2 इनटू हो जाएगा g, बेटा आप इस तरह से कर सकते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, बाकी क्या बचेगा बेटा, m2g अपान बचेगा बेटा यहाँ पे हमारे पास 3m2 होगा, बेटा ये कैंसल हो जाएगा, इज इक्वल टू g अपान 3, बेटा g अपान 3 हो जाएगा 9.8 अपान 3 हो जाएगा, तो एक्सीलेशन हो जाएगी बेटा 3.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। अगर तो इनके अंदर बेटा इतनी एक्सीलेशन आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से बेटा आप टेंशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिप्लेस करके इसके साथ। बेटा टेंशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, टेंशन का फार्मूला होता है m1 को रिप्लेस करें बेटा 2m1, m1 हो जाएगा बेटा 2m2 इंटू m2 अपान हो जाएगा बेटा हमारे पास 3m2 इंटू जी। तो टेंशन को भी आप कर सकते हैं बेटा 4m2 स्क्वायर अपान 3m2 इंटू जी, बेटा कैंसल हो गया 4/3 ऑफ m2g, बेटा आप कर सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू 4/3 वेट ऑफ द सेकंड बॉडी बेटा, क्योंकि इसके अंदर m2 आ गया है तो आप क्या करोगे 4/3 ऑफ द वेट ऑफ द सेकंड बॉडी के बराबर आ जाएगा। इस तरह से बेटा आप इसको सोल्यूशन 2 में भी ले जा सकते हैं बेटा। इसका सेकंड सोल्यूशन होगा, सेकंड सोल्यूशन के अंदर आप करेंगे रिप्लेस m2 बाय m1 बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा, आपको पता है बुनियादी इक्वेशन है m1 इज इक्वल टू 2m2, तो यहां से ये हो जाएगा बेटा m2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 बेटा। जाहिर सी बात है अगर m1 m2 से डबल है तो m2 m1 का हाफ होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर अगर आप एक्सीलेशन करोगे बेटा तो इसके अंदर एक्सीलेशन हो जाएगी बेटा m1 माइनस m2 बेटा, ये हो जाएगा m1 अपान 2 और ये हो जाएगा बेटा m1 प्लस m1 अपान 2 इंटू हो जाएगा बेटा जी। इस तरह से आप लिखोगे, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा आप इसी तरह से। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2 और ये हो जाएगा बेटा m1 अपान 2 बेटा यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3m1 अपान 2 इंटू जी बेटा। इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा। तो देखिए बेटा दोनों कंडीशन के अंदर 2 में गया m1 इज इक्वल टू बेटा g अपान 3 होगा इज इक्वल टू 9.8 अपान 3, इसके अंदर भी एक्सीलेशन वही आएगी बेटा 3.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों कंडीशन के अंदर बेटा एक्सीलेशन सेम आती है, लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर टेंशन डिफरेंट आएगा, क्योंकि बेटा एक्सीलेशन तो वही आनी है जो m1 के अंदर आनी है, वही m2 के अंदर आनी है। तो एक्सीलेशन बेटा सेम तरह से आनी है, इक्वल आनी है। टेंशन के अंदर फर्क आएगा। टेंशन को कैलकुलेट करें बेटा, टेंशन देखिए कितना आता है। टेंशन की इक्वेशन है बेटा आपके पास
2m1m2 बेटा, ये हो जाएगा 2m1। रिप्लेस आप किसको कर रहे हो बेटा? रिप्लेस कर रहे हैं m2 को, तो ये हो जाएगा m1 अपन 2 अपन आप करोगे बेटा m1 प्लस m2, m1 प्लस बेटा m1 अपन 2 इंटू आप करोगे बेटा g, तो ये आ जाएगा बेटा 2 गया 2 में, ये हो जाएगा बेटा आपके पास m1 स्क्वायर अपान बेटा, ये हो जाएगा बेटा 3m1 अपान 2 इंटू जी बेटा, m1 गया m1 में बेटा, ये हो जाएगा बेटा 2 अपान 3m1 जी बेटा। तो टेंशन कितना आ जाएगा बेटा? 2/3 ऑफ वेट ऑफ द वन फर्स्ट बॉडी बेटा। टेंशन में फर्क आता है बेटा, क्योंकि टेंशन फोर्स है, एक 2 के हिसाब से है, दूसरी 1 के हिसाब से, तो इस तरह से आंसर्स के अंदर डिफरेंस हो सकता है। एक्सीलरेशन के आंसर में नहीं होगा, लेकिन टेंशन का जो आंसर होगा उसके अंदर फर्क होगा बेटा। अब इसका सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं बेटा, जो आपके पास दिया गया है बेटा। केस का केस 2 हम लेते हैं बेटा। 3 केस के हिसाब से बेटा, वन बॉडी मूव्स हॉरिजेंटली, अदर बॉडी हैंग्स वर्टिकली बेटा। अदर बॉडी जो है वो वर्टिकली हैंगिंग पोजीशन के अंदर है बेटा, ठीक है। आप इसको इस तरह से देखेंगे बेटा कि सपोज करें बेटा इस तरह से बेटा हमारे पास कोई भी टेबल है, उसके ऊपर इस तरह से बेटा हमने एक पुल्ली लगाई हुई है इस तरह से, और एक बॉडी बेटा इस तरह से हमारे पास इस टेबल के ऊपर है बेटा, और एक बॉडी इस तरह से बेटा हैंगिंग वर्टिकली है बेटा, ठीक है, इस तरह से बेटा। अब इसके अंदर भी कुछ अजम्पशंस हैं, इसके अंदर भी उसी तरह से अजम्पशंस हैं जिस तरह से हमने फर्स्ट के अंदर देखा था बेटा। इसकी अजम्पशंस कौन सी है बेटा? कि बेटा टेबल इज फ्रिक्शनलेस बेटा। टेबल जो होती है बेटा वो फ्रिक्शनलेस है, कि यहां से आप कह सकते हैं कि बेटा यहां पे फ्रिक्शन जो होती है वो 0 होती है बेटा, इस तरह से। इसको कर ले आप ए बॉडी, इसको कर ले आप बॉडी बी बेटा। अब देखिए बेटा टेबल फ्रिक्शनलेस है इसके अंदर। अब इसके अंदर आप देखें बेटा कि इनके ऊपर फोर्सेस कितनी लग रही है बेटा। अब इसका जो मास करेंगे m1 करेंगे, और इसका मास जो हम करेंगे बेटा, इसका मास हम करेंगे m2। ये बात याद रखिएगा बेटा कि इसके अंदर जो बॉडी हैंगिंग होती है उसका मास m1 होता है, और जो बॉडी टेबल के ऊपर पड़ी होती है उसका मास हम m2 रखते हैं। ये चीज फिक्स है इसके अंदर, मैं लिख देता हूं इसके बाद बेटा। m1 is mass of hanging body and m2 is mass of body placed on table बेटा। जो टेबल के ऊपर बॉडी पड़ी है उसके मास को m2 कहते हैं। इसके ऊपर भी आप फोर्सेस ले ले बेटा, इसके अंदर ये वेट W1 होगा, और यहाँ पे बेटा टेंशन होगा। इसके ऊपर बेटा 3 फोर्सेस लग रही होंगी, वेट W2 होगा, और इसके ऊपर बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, और ये इसके अंदर टेंशन लग रहा है। अब देखिए बेटा इसके ऊपर 3 फोर्सेस लगती है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अकेली फोर्स लग रही है टेंशन की, नेट फोर्स है टेंशन के बराबर,
और इसके ऊपर तो दो फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट लग रही है। तो बेटा किसी भी कंडीशन के अंदर ये बॉडीज रेस्ट में नहीं रह सकती। आप देख सकते हैं बेटा इस तरह से, आप इसकी एक्सीलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। नेट फोर्स बेटा, नेट फोर्स ऑन बॉडी ए। बेटा बॉडी ए के ऊपर नेट फोर्स कितनी है बेटा? बॉडी ए के ऊपर नेट फोर्स आप कर सकते हैं बेटा के फोर्स नेट बेटा इज इक्वल टू W1 माइनस टेंशन। ये ऑलवेज डाउनवर्ड ही मूव करेंगी बेटा। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, इफ फ्रिक्शन इज 0 देन बॉडीज body A will move downward बेटा, ऑलवेज कर दे बेटा। अगर फ्रिक्शन 0 है तो बॉडी ए हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड होगी, क्योंकि बेटा इसको रोकने वाली कोई फोर्स है ही नहीं। इसलिए बॉडी ए का मास कम है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ये 100 किलोग्राम की हो ये 1 किलोग्राम की हो, ये इसको नीचे मूव करेगी, इसको खींच लेगी, क्योंकि 1 किलोग्राम का टेंशन इसके ऊपर लग रहा होगा और इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए कोई चीज है ही नहीं। इसलिए इसके अंदर कोई फर्क इस बात का नहीं पड़ता कि दोनों के मासेस इक्वल है या बॉडी बी का मास बहुत ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इसके अंदर। तो आप इसकी इक्वेशन को ले सकते हैं बेटा, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टेंशन, इक्वेशन 1 बेटा। इफ नेट ऑन बॉडी बी बेटा, नेट फोर्स जो होती है बेटा वो बॉडी बी के ऊपर कितनी है बेटा? बॉडी बी के ऊपर वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन बराबर होंगे 0 के, और नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर लग रही होगी टेंशन। आप इसको करोगे M2A इज इक्वल टू टेंशन, इक्वेशन 2 इस तरह से। अब इन दोनों को उसी तरह से अगर सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा इसी तरह से, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा के एडिंग से, दोनों को अगर एड करेंगे तो हमारे पास एक्सीलेशन की ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा। एक्सीलेशन की इक्वेशन आ जाएगी बेटा M1G अपन आप कर सकते हैं बेटा M1 प्लस M2 बेटा, ये आ जाएगी इक्वेशन एक्सीलेशन की। उसी तरह से दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे, इस इक्वेशन को 1 को सेकंड इक्वेशन के साथ ऐड करोगे बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा M1G अपान M1 प्लस M2। या आप इसको शॉर्ट फार्मूले में भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ द फर्स्ट बॉडी अपान M1 प्लस M2। बेटा मैंने आपको कहा था ना नेट फोर्स, इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ वेट 1 की फोर्स लग रही है। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे आ गए ना, फोर्स नेट, एक्सीलेशन होती है फोर्स नेट ओवर M1 प्लस M2। तो इस तरह से आ जाए बेटा, देखे तो ये आ रही है इस तरह से। तो ये जो होता है बेटा आप कर सकते हैं कि ये नेट फोर्स का फॉर्मूला इस तरह से। तो ये इसके ऊपर ओनली फोर्स, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है, एक्सीलेशन वर्टिकल फोर्स दे रही है, इसको कोई भी रोकने वाली फोर्स नहीं है। आप यहां से देख सकते हैं इसके अंदर। अब अगर आप टेंशन के लिए करोगे बेटा, तो टेंशन के लिए इसी एक्सीलेशन की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दें, तो टेंशन हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू M1 M2G अपान हो जाएगा M1 प्लस M2 बेटा। ये आ जाएगा आपके पास फार्मूला टेंशन का। इसी तरह से बेटा आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं जिस तरह से मैंने केस 1 के किए। मैं इसमें सिर्फ एक केस करता हूं बेटा, मैं सिर्फ एक केस करता हूं, बाकी आप कर सकते हैं। स्पेशल केस मैं करता हूं बेटा
और इसके अंदर दोनों के मासेस मैं बराबर रखता हूं। बेटा देखिए उस केस के अंदर तो एक्सीलेशन 0 थी, इस केस के अंदर एक्सीलेशन 0 नहीं होगी। एक्सीलेशन हो जाएगी बेटा जब दोनों मासेस इक्वल है, तो ये हो जाएगी बेटा mg अपॉन 2m बेटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास इक्वल है, इसका भी m है, इन दोनों का m है, अपॉन 2m होगा। तो ये हो जाएगी बेटा g अपॉन 2 9.8 अपॉन 2, तो एक्सीलेशन हो जाएगी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आप कर सकते हैं एक्सीलेशन इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ये बॉडीज रेस्ट में नहीं रहेंगी अगर इनका मास जो होता है वो इक्वल भी हो जाए, तो भी ये रेस्ट में नहीं रहेंगे। अब बेटा मैंने आपको कहा था न्यूटन का लॉ क्या कहता है। बेटा न्यूटन का लॉ कहता है कि एक्सीलेशन अब किसी भी केस के अंदर बेटा एक्सीलेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है। बेटा न्यूटन के लॉ के मुताबिक किसी भी केस के अंदर एक्सीलेशन जो होती है बेटा, एक्सीलेशन होती है फोर्स नेट अपॉन मास। बेटा एक्सीलेशन जो होती है मास टोटल बेटा, मास टोटल बेटा। यहाँ पे कनेक्टेड बॉडीज है बेटा, दो बॉडीज है। आप देखिए बेटा इसके ऊपर बेटा देखिए फोर्स सिर्फ एक ही वेट वाली लग रही है, इस वेट को तो इसने बराबर कर दिया। ये टेंशन कोई एक्सीलेटिंग वाली फोर्स नहीं बेटा, टेंशन रिएक्शन है बेटा, टेंशन रिएक्शन है। टेंशन को आप नेट फोर्स के अंदर इस तरह से नहीं कहोगे कि देखें यहाँ पे टेंशन भी पैदा हो रहा है वेट से माइनस करें, नहीं ऐसे नहीं करोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो वेट एक्ट कर रहे हैं, एक वेट W1 है, वेट 2 है। वेट 2 तो बैलेंस हो गया, ओनली फोर्स एक्ट कौन कर रहा है, ओनली फोर्स एक्ट कर रही W1। तो फार्मूले के अंदर भी क्या आ गया बेटा, फार्मूले के अंदर भी नेट फोर्स W1 और टोटल मास आ गया। ठीक है, फर्स्ट के फार्मूले के अंदर भी आप देख लें बेटा, फर्स्ट का फार्मूला क्या होता है बेटा, देख लें आप फर्स्ट का फार्मूला एक्सीलेशन का। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट के अंदर ये वेट डाउनवर्ड है, ये वेट अपवर्ड है, तो एक फोर्स डाउनवर्ड है, एक फोर्स अपवर्ड है, दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप देख लें बेटा यहाँ पे इज इक्वल टू बेटा m1g, m1g क्या हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ द फर्स्ट बॉडी बेटा, m1 इंटू जी वेट ऑफ द फर्स्ट बॉडी, माइनस क्या हो जाएगा m2g बेटा वेट ऑफ द सेकंड बॉडी, अपन क्या आ गया, टोटल मास आ गया बेटा। तो ये आप शॉर्ट फार्मूले के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा ये वेट डाउनवर्ड है और ये वेट अपवर्ड है, दोनों नेट फोर्स का मकसद क्या होता है कि दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के साथ क्या करें, माइनस करें। तो इस फार्मूले के अंदर भी वही किया गया है बेटा, अपॉन टोटल मास। तो आप इसको सिंपली बेटा यहाँ पे आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि जो फर्स्ट केस है W1 माइनस W2 अपॉन हो जाएगा M1 प्लस M2। वही सेम न्यूटन का लॉ है बेटा, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर फ्रिक्शन होगी ना, अगर फ्रिक्शन होती है तो इस तरह से फ्रिक्शन भी इसे क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। फ्रिक्शन माइनस करके आप एक्सीलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन के केसेस आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिए गए। तो ये बेटा स्ट्रिंग के केसेस हैं, इनको आप इस तरह से डील कर सकते हैं। एक्सरसाइज के अंदर बेटा थर्ड चैप्टर के अंदर 3-4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन तीनों चारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि उनको कैसे डिस्कस किया जाता है बेटा। ठीक है, अब 5 मिनट बेटा आपकी ब्रेक है, 9:15 पे इंटर का हम डिस्कस करते हैं। आज आइसोटोप्स और रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब 5 मिनट पानी वानी पी लें बेटा।